मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेके। जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया है और अब दूसरा चरण का जो चुनाव है वो 26 अप्रैल को होने जा रहा है। तो जिस तरीके से मतलब पहले चरण के अंदर जो वोटों का प्रतिशत जो रहा काफ़ी कम रहा, अगर हम बात करें 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की, उससे अगर हम तुलना करें तो वोटों का प्रतिशत काफ़ी कम रहा। ये वोटों का प्रतिशत कम होना ये क्या साबित करता है? क्या मोदी जी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या फिर वो झोला उठा के चल देंगे? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख यहाँ पे मौजूद है। जो और हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, उसके अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी जो है एक सहयोगी दल है इंडिया अलायंस का। तो हम फरज शेख से ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखती है इस लोकसभा 2024 के चुनाव को। फरज, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर जो वोटों का प्रतिशत काफ़ी कम रहा, तो ये कम वोट पड़ना ये क्या साबित करता है? आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ, आप उसे कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई कि आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले तो ये जो साल ही है ये एक चुनाव का साल है। इसमें इस साल जो है वो 3 चुनाव होने की आशंका है, जिसमें से पहला लोकसभा का जो चालू है हमारे यहाँ पर, उसके बाद विधानसभा के होंगे, महाराष्ट्र में विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे और दूसरे कई स्टेट्स में भी होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव है जो कुछ 5 से 6 फेजेस में जो होने वाला है, जिसमें से पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है। और जहां तक रही बात वोट्स कम गिरने की, आज भी लेकिन वोट कम गिरना ये है वो इतना मतलब पहले के मुकाबले जो है वो थोड़े कम गिरे हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जो हुआ था 2014 में, जो सबसे पहली नई फ्रेश बोलते ना एक लहर चली थी हर जगह पे, हर किसी बच्चे गली कुचे में जो है वो एक ही नारा गूंज रहा था, घर घर मोदी ये करके, इस तरीके के नारे। 2019 में भी उसको और अपग्रेड किया गया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाह रही हूँ, और अब जो ये 2024 का इलेक्शन अगर आप देखोगे तो वो लहर नजर नहीं आ रही है। अच्छा, वो लहर कहीं नजर नहीं आ रही है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है। तो वो लहर आपको नजर नहीं आ रही है, क्या यही कारण है कि वोटों का प्रतिशत पहले चरण के चुनाव में कम रहा? हाँ, कैसा है, लोगों ने ये जो लहर है, क्योंकि अब लोग है ना 10 साल से सिर्फ ऊपर से सारी जुमलेबाजी देख रहे थे। अब लोग जो है 10 साल में हकीकत समझ चुके हैं। और लेकिन ये है कि लोगों में जो है वो ये, मुझे भी इस बात का हमेशा बुरा लगता है और डर है कि लोग जो है वो वोटिंग करने बहुत कम जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फर्ज मैं आपको रोक के एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है, तो ये जो चुनाव से पहले मोदी जी ने जो एक नारा दिया था पूरे देश को, मतलब कि आपकी बार भाजपा 400 के पार, तो क्या लग रहा है कि आपकी बार भाजपा 400 के पार जा रही है? नहीं, इस बार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि इस बार लोगों ने, मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार लोगों ने एक ऐसी बुरी ताकत को का सामना करने के लिए सारी पार्टियां जो है वो एक साथ खड़ी हो गई है। और मान लो अगर किसी का व्यक्तिगत अगर कोई पर्सनल डिस्प्यूट भी होगा, लोगों ने उसको भी साइड में रखा है, और लेकिन आज देश के लिए खड़ी हुई है सारी पार्टियां। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कहीं पे भी कोई ऐसी हवा चलती हुई नजर नहीं आ रही। लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और जीत कर आएंगे। और जहां तक कि मैंने अभी एक एग्जिट पोल, मतलब एक जो मैंने अभी न्यूज के माध्यम से सुना था, जहां पर इंडिया अलायंस को मान लो 66 या 68 सीट जो है वो निकल रही है, और बीजेपी की 40 सीट्स निकलने का उन लोगों ने एक अनुमान बताया है। अब वहीं पे से जो है ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स चालू हो गई है। मोदी जी हर जगह पर जाकर अब वो हिंदू मुस्लिम वाला खेल खेलना शुरू कर दिया। अच्छा फर्ज, मैं आपको रोक एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ये जो मोदी जी ने नारा दिया था कि आपकी बार भाजपा 400 के पार, और उनके कई सांसद, कई नेता भी मतलब ये जनसभा में मतलब जोर शोर से ये कह चुके कि आप हमें 400 सीट मतलब जिता के दो तो हम संविधान को बदल देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या है वाकई में भारत का संविधान जो है वो खतरे में है? आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा अब की बार अगर जीत के आती है, 400 के पार अगर आती है, तो भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा? क्या ये इतना आसान है?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भाजपा सरकार इस बार नहीं जीत कर आने वाली। लेकिन आपका जो सवाल है उसके ऊपर मैं एक टिप्पणी ये भी करना चाहूंगी कि एक प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो एक पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसमें कुछ परसेंट वोटिंग होती है, और अगर उतनी परसेंट वोटिंग जो अगर हो जाती है तो चीजों को बदला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो हम उसको बदल भी सकते हैं, लेकिन कुछ कानून है जिसको हम बिल्कुल बदल नहीं सकते, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीजों को लेते हुए मोदी सरकार ने बहुत पहले कह दिया था, और ना कि सिर्फ संविधान, संविधान जो एक ऐसी चीज है जिससे पूरा देश चलता है, और अगर उसी को आप बदल दोगे और अपने पर्सनल मफाद या अपना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हो आप उस संविधान को बनाओगे, तो वो मैं समझती हूँ वो कम्युनिटी का संविधान होगा, वो देश का संविधान नहीं होगा। तो ये बदला जा सकता है, लेकिन इस बार भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है, और मुझे भी पूरा भरोसा है इस बात पर कि इंडिया अलायंस बहुत अच्छे से खेलेगी और जीत कर भी आएगी, और इस बार सरकार इंडिया अलायंस की ही बनने वाली है। अच्छा फर, ये जो पहले चरण का चुनाव जो हुआ था उसके अंदर जो वोट कम लोगों ने मतलब दिलचस्पी नहीं दिखाई, मतलब वोट डालने के अंदर वोटों का जो प्रतिशत कम रहा, तो क्या ये उसकी बौखलाहट है मोदी जी को कि वो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं? चूँकि आप मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करती है, तो क्या कहना चाहोगे इस मामले पे आप? क्या कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है? मुझे लगता है उनका रीडर या उनका जो भी राइटर है वो इतना सक्षम नहीं है कि उसने बराबर पढ़ा होगा उसको। उनका जो घोषणा पत्र था वो आप देखिए, वो पूरी समाज के लिए था, अल्पसंख्याओं के बारे में था। उनका मतलब ये जो 10 साल का जो रूलिंग पीरियड निकला, इसमें बहुत सी कम्युनिटी और बहुत से रिलीजन के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है। तो ये जो घोषणा पत्र था ये जो है सामाजिक न्याय के लिए था, लेकिन इनको पता नहीं कहाँ से ये दिख गया कि भाई ये जो है वो मुस्लिम लीग का जो है वो घोषणा पत्र है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो हम जिसको सोच रहे हैं पीएम बनाने का, अगला पीएम इंडिया गठबंधन से, उनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो पूरे देश भर के लिए सोच रहे, वो सामान्य सामाजिक न्याय के बारे में सोचते हैं कि सबको सामान्य न्याय मिले, तो वो इस बारे में सोचते हैं। तो यहीं पे उनकी बौखलाहट आई होगी कि भाई ये हर चीज अगर इनको मिलने लगी और लोग वहां पर रुझान उनका बढ़ गया तो इनकी सीटें तो वैसे ही कम हो जाएगी, और वैसे ही कम हो रही है। तो ये बौखलाहट है। अब ये बौखलाहट से उन्होंने जुमलेबाजी भी फिर शुरू कर दी, वही हिंदू मुस्लिम। अब ये हिंदू मुस्लिम की जो इनकी राजनीति ना बहुत पुरानी, इनकी ये घटिया सोच है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा नहीं सोचते। यहाँ के लोग ऐसा नहीं सोचते, बस कुछ बोलते ना मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसी जो है वो लोगों के दिलों में ये सारी चीजें डालते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इनकी ये राजनीति बता रही है कि इनके दिल में कितना डर और खौफ पैदा हो गया आने वाली ये 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। फरक देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का मुखिया होता है जी, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर आदमी मतलब कोई भी किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो खुशहाल रहे। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो सके उसके लिए मतलब वो काम करे। लेकिन घर का मतलब देश का मुखिया होने के बावजूद मोदी जी जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में नफरत की आग फैला रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्योंकि अभी हाल ही में मतलब मोदी जी ने राजस्थान हो गया या यूपी के अलीगढ़ की हम बात करें तो वहाँ पे जो जनसभा उन्होंने रैलियाँ की, उसके अंदर मतलब उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मतलब हिंदुओं की संपत्ति को मतलब लेके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और फिर यहाँ तक का उन्होंने जो हिंदू महिलाएं जो होती है जो मंगलसूत्र जो पहनती है, हाँ, उसको भी मतलब मुसलमानों को इस स्तर तक मोदी जी आ चुके हैं। ये जो मोदी की जो बौखलाहट है ये देश को किस दिशा में लेके जा रही है? देखिए, आपकी ये बात पे ना मुझे एक बात याद आई। जब मैंने मास्टर ऑफ लीडरशिप का कोर्स किया था तब मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि लीडर वो होना चाहिए जो आपका जो भी शहर हो, गांव हो, जहाँ पर आप रूल कर रहे हो, उसका घर का आखिरी व्यक्ति अगर खुश ना हो तो वो लीडर नहीं होता। वो लीडर को भी खुश रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आखिरी व्यक्ति खुश नहीं है।
तो ये जो है असली क्वालिटी तो, इसकी तो पहचान। मोदी जी आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या नहीं हाँ, सोचते? नहीं, ये या नहीं फिर सोच रहे अपने हैं। और अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं? बस ये मित्रों के बारे में सोच के ही तो आज जो है वो हमारा 10 साल में देश जो है वो लुट गया है, लुट ही गया है ना, लोगों ने पैसे लेके भागा और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि प्रॉपर्टी इसको नहीं उसको दे देंगे, ये हिंदू मुसलमान का तो इनका पैतरा कभी खत्म ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये जब डर जाते हैं ना तब इस तरीके की बातें करते हैं, जब इनको बौखलाहट आ जाती तब ये इस तरीके की बात करते हैं। और जहां तक रही बात अपने मंगलसूत्र, अपने जेवरात, अपनी चीजों को बेचकर ये करने की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आज से 10 साल में, आज से 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो लोगों के पास जो रखा हुआ जेवर सोना है ना वो इनसे बेच के ही खा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जेवरात बेचकर इनके जमाने में हो रहा है कि किसके जमाने में होने वाला है? ये तो इन्हीं के जमाने में प्रूव कर लिया, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन इतना बड़ा, देखिए कांग्रेस ने आजादी के बाद 50 से 60 साल रूल किया है भारत देश पर, लेकिन कभी भी ऐसा इन्फ्लेशन और इस तरीके का कभी भी ना उन्होंने जुमला कहा है, ना ऐसी कोई हरकत हुई है उनके जमाने में। और ये छोटा मोटा टेन्योर नहीं होता, ये 50 से 60 साल कांग्रेस ने दिए अपने भारत देश को। तो आप बोलोगे कि उन्होंने ऐसा किया तो ये गंदी राजनीति है, ये बिल्कुल गंदी राजनीति है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंसान काम करना चाह रहा है तो वो करेगा, और अगर वो हक और ईमान पर है तो वो बिल्कुल वो कर दिखाएगा, और ऐसे लोगों की राजनीति काम नहीं आएगी फिर। अच्छा फरज, अब हम कल्याण लोकसभा चुनाव को लेकर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि 20 मई को कल्याण लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वैशाली जी खड़ी है। तो क्या लगता है आपकी, क्या होने जा रहा है, ये मुकाबला कितना कड़ा होने जा रहा है? क्या जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो 2 मरतबा से यहाँ के 10 साल से मतलब यहाँ के सांसद रहे हैं, तीसरी बार भी वो जीत हासिल कर पाएंगे? कैसे देखती हैं आप कल्याण लोकसभा चुनाव को? देखिए, सबसे पहले तो कल्याण लोकसभा के लिए जो वैशाली तारिका राणे जी जो है उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, उनकी शिवसेना की तरफ से जो खड़ी हुई है, मुस्लिम लीग उनका पूरा सपोर्ट करती है, भरपूर समर्थन करती है। और आप लोग गए भी थे उनसे मिलने के लिए? हम गए भी थे उनसे मिलने के लिए, और उनको हमने कहा भी है कि हम उनका बहुत ही बहुत ही विशेष तरीके से उनका जो है वो स्वागत करेंगे इंशाल्लाह मुमरा में आने वाले दिनों में। और हम लोग पर्सनली जो है चाहते हैं कि भाई अब जो है वो इंडिया अलायंस सरकार में आए, सत्ता में आए, तो हम अपनी जी जान लगा देंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसको जिताने के लिए। और दूसरी बात, अब जहाँ तक रही वैशाली जी की बात, वैशाली जी जो है वो ऑलरेडी एक्स मेयर रह चुकी है, वो ऑलरेडी कॉर्पोरेटर रह चुकी है, मेयर बन चुकी है, उन्होंने एमपी इलेक्शन लड़ा है 2001 में, तो शी हैज़ वेरी इनफ एक्सपीरियंस कि उनको पता है कि क्या है। और दूसरी बात, उनका होल्ड डोंबिवली कल्याण में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब उन्होंने जो है वो मुमरा में भी रुझान अपना बढ़ाना है, और वो आएंगी यहाँ पर। अब जो है वो अपोजिशन में जो बैठे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनका ये अब उनको भी अब हर जगह बीजेपी सरकार को जो, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो बीजेपी के ही कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। तो जब हर जगह आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है? बिल्कुल, वो उन्हीं की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं ना, वो उन्हीं की बताई हुई चीजों को फॉलो करते हैं। अब 10 साल में कभी भी सांसद की निधि हमारे यहाँ पर नहीं आई, कभी 10 साल में कुछ सांसद नहीं यहाँ पर। अभी तो करोड़ों रुपया भी अभी है ना, अभी है ना 6 महीने में, साल भर में आप आ रहे हो, वो भी इधर उधर जो लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं अपने जेबों को बचाकर, और पता नहीं मैं क्या बोलूं, अपनी इज्जत को बचा कि भाई यहाँ चले जाओ कि वहां चले जाओ, कहाँ मेरी इज्जत है, कहाँ मेरी जान बच जाए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये अगर श्रीकांत शिंदे जी को वोट करना, कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करना ही होगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस को ये एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। और आपको मैं चाहती हूँ, मैं पूरे मुमरा वालों से जो है वो इस चीज की अपील करूंगी कि जो है वो मेहरबानी करें, मेरी सारी माँ बहनें, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि ना औरतों को घरों के कामों में वक्त नहीं मिलता है, फिर लेट हो जाती है और फिर वोट कर नहीं पाती है। तो आप लोग अपने एक दिन के लिए अपना काम धाम सब छोड़े। मुझे एक मौलाना की एक स्पीच याद है बीच में, उन्होंने कहा था कि 5 अरकान होते हैं हर मुसलमान के लिए, कलमा होता है, नमाज होती है, रोजा होता है, ज़कात होती है, हज होता है, ये सारी। लेकिन उन्होंने एक ऐड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वोट देना भी आपका जो है वो एक इम्पोर्टेंट अरकान होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात उनकी, और मैं फिर वो दोहराकर आप सभी लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो है वो अपना एक अरकान, अपनी इज्जत को, अपनी वजूद को बचाने के लिए वोट देने जाए, अपने बच्चों की फ्यूचर को बचाने के लिए आप वोट देने के लिए जाए। तो ये सारी चीजों के लिए
इंडिया अलायंस को आगे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फरत अब आखिरी सवाल, जी 1 जून को मतलब 7वां चरण जो आखिरी चरण है Yes. उसके चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे, तो ओवरऑल कैसे देखती हैं पूरे लोकसभा 7 चरणों के चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्या एक बार मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार उनका जीतना मुश्किल है? क्या लगता है आपको? देखिए, फिर से मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र की एक बात याद दिलाना चाहूंगी आपको। मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि काला धन जो है ना बहुत ज्यादा हुआ, वो सिर्फ 10 साल तक चलता है किसी के पास भी, और मोदी जी का भी 10 साल पूरा होने आया, ठीक है। तो मैं आपको मतलब उसमें मैंने पढ़ा था कि उसके बाद आपको वो पूरा उल्टा हो जाता है आपके ऊपर। तो अब मौका आ गया है कि आपने जितना भी लूटा है, जिसके भी जरिए लूटा है, देश को वापस करने का। तो इस बार जो है वो मोदी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। इस बार मैं स्टार्टिंग से अब तक यही कह रही हूँ कि इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है, हर जगह पर भारी है, और हर जगह पर इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। और आखिर में मुमरा वालों को एक संदेश देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं हमारे इस मुमरा शहर के जो इज्जतदार लोग हैं, जो लीडर्स हैं हमारे अलग अलग डिफरेंट पार्टीज के। मैंने देखा है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई बंद कमरों में मीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। देखिए, मैं आप लोगों सबसे, मैं अपनी बेटी समझ के आप मुझे बोलेगी कि आप लोगों ने मुमरा की बेटी मुझे लक़ब दिया है, तो उस वही समझ के आप जो है मुझे, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो है अपनी जो पर्सनल डिस्प्यूट या अगर कोई पर्सनल दुश्मनी है, आप प्लीज उसको साइड में रखिए, अपने वजूद को बचाने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो सिर्फ एक किसी कम्युनिटी का नहीं, मतलब मुसलमानों का और बहुत लोगों का, जो भी SC ST बहुत लोगों का जो बहुत बुरी तरीके से उनका नुकसान होने वाला है, और उनके साथ जो इस्तेहसाल होगा उनका, जो उनके साथ बुरा हाल होगा, वो शायद ही हमने कभी सोचा होगा। तो इसलिए आप जो अपने सारे पर्सनल डिस्प्यूट को साइड में रखकर इंडिया अलायंस को इस बार सपोर्ट कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मुमरा से ज्यादा वोट जो है वो वैशाली जी जीत कर लेकर जाएंगी। और आखिर में उनकी जो निशानी है मशाल, उनको जो है वो सब के सब जो है वो मशाल को जाकर वोट कीजिए, और सारी इंडिया अलायंस को इस बार भरपूर वोटों से जो है वो सत्ता में लेकर आए। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की फरह शेख, जिनसे हमने विस्तार से चर्चा की 2024 लोकसभा चुनाव को लेके, और उनका मत जानना चाहा कि वो कैसे देखती है इस लोकसभा चुनाव को लेके। हमने ये भी सवाल पूछा कि क्या मोदी जी एक बार फिर चुनाव जीत के आ रहे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो और भी कई सवाल हमने उनसे पूछे, कल्याण लोकसभा सीट को लेके भी हमने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप उनके जवाबों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।